ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करेंगे, बैटरी उतनी जल्दी डेड होगी। इसके पीछे भी नास्टिक क्वेश्चन। अगर मैं कहूं कि ये जो डिजिटल मीटर आपको दिखाई दे रहा है, ये पीएच मीटर होता है, ये पीएच वैल्यू मेजर करने वाला होता है। अगर मैं ये कहूं कि ये भी नास्टिक क्वेश्चन पे काम करता है। हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, हमारी बॉडी में पूरे न्यूरॉन्स होते हैं, ये नर्व सेल्स होते हैं, इनका सेल पोटेंशियल मेजर करना है तो नास्टिक क्वेश्चन का इस्तेमाल होगा। ना 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 बेटा, ये गलती मत करना। बैक बटन दबाने से पहले मेरी बात को ध्यान से सुन लो। मैं अगर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं तो क्या आप मुझे उसका आंसर बताएंगे? क्वेश्चन ये है कि हम पढ़ते क्यों हैं? आपके मम्मी पापा वो कहते हैं कि पढ़ लो, टीचर्स कहते हैं पढ़ लो, और जब आप उनसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि हम क्यों पढ़े, तो उनका जवाब होता है भाई मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। क्या हम लोग सिर्फ मार्क्स लेने के लिए ही पढ़ रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता कि हमें पढ़ने में मजा आए, हमें कोई टॉपिक रियल लाइफ के साथ जोड़कर बताए, हमारी रियल लाइफ के साथ कनेक्शन हो जाए उस चीज का, हमें आनंद आए, हमें मजा आए, हम पढ़ाई की मस्ती में खो जाए, इतना मजा आए। तो हम अगर टॉपिक को रियल लाइफ के साथ जोड़कर देखेंगे तो भाई बड़ा आनंद आने वाला है, बड़ा मजा आने वाला है। आपको लगता होगा कि ये जो नास्टिक क्वेश्चन टॉपिक है, इससे तो न्यूमेरिकल आते हैं। नीट हो न्यूमेरिकल है, जेईई न्यूमेरिकल आता है, सीबीएसई बोर्ड है तो न्यूमेरिकल आता है, तो हम न्यूमेरिकल ही सॉल्व करेंगे। बट आपको पता है कि ये टॉपिक आपकी रियल लाइफ के साथ जुड़ा है। आप जितना ज्यादा फोन इस्तेमाल करेंगे, बैटरी उतनी जल्दी डेड होगी। इसके पीछे भी नास्टिक क्वेश्चन। अगर मैं कहूं कि ये जो डिजिटल मीटर आपको दिखाई दे रहा है, ये पीएच मीटर होता है, ये पीएच वैल्यू मेजर करने वाला होता है। अगर मैं ये कहूं कि ये भी नास्टिक क्वेश्चन पे काम करता है। हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, हमारी बॉडी में पूरे न्यूरॉन्स होते हैं, ये नर्व सेल्स होते हैं, इनका सेल पोटेंशियल मेजर करना है तो नास्टिक क्वेश्चन का इस्तेमाल होगा। भाई टॉपिक को हल्के में मत लो, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है। स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बने रहो। ये जो 3 क्वेश्चन मैंने अभी आपको पूछे हैं ना, इनका आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मिलने वाला है कि कहाँ पे हमारी रियल लाइफ के साथ ये चीजें जुड़ी है, क्यों हमारा फोन जो है वो डेड हो जाता है ज्यादा इस्तेमाल करने पे और फिर उसे रिचार्ज करना पड़ता है। अगर आप ये सब क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हैं ना, तो बैक बटन को दबाना भूल जाना। हाँ, अगर बटन दबाना ही है ना, तो लाइक का बटन बना हुआ है उसको दबा दो, सब्सक्राइब का बटन बना है उसको भी दबा दो, ठीक है। शेयर कर लो अपने फ्रेंड्स के साथ, आपका भी भला उनका भी भला, और आपके 2 एडवांटेजेस आपको मिलेंगे वीडियो देखने पे। एक तो मार्क्स अच्छे आएंगे, दूसरा आप लोगों को पढ़ने का मजा आएगा। तो 2 चीजें हो गई ना क्लियर आपको? ठीक है जी, हम चलते हैं टॉपिक की तरफ से। सब बोलते हैं जी नास्टिक इक्वेशन हमें जो है वो करवा दी गई है, हम उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आपने कभी सोचा है कि ये नास्टिक इक्वेशन आई कहां से? एक चैप्टर था थर्मोडायनेमिक्स, हाँ जी, +1 में एक चैप्टर था थर्मोडायनेमिक्स। ये टॉपिक, ये नास्टिक इक्वेशन वहां से निकल कर आई है। वो कैसे सर? ये जो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी डिग्री प्लस आर टी छोटा लॉग क्यों, इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं। क्या आपने इससे पहले ये इक्वेशन पढ़ी है? थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में ये इक्वेशन है। भाई एक एक चीज बताऊंगा मैं। डेल्टा जी क्या होता है? ये होती है गिब्स फ्री एनर्जी। अगर आपने +1 में बिल्कुल ये टॉपिक नहीं पढ़ा तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं। जब एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है तो उसमें से कुछ एनर्जी यूजफुल वर्क यानी कि हमारे काम की होती है। अब फोन की जो बैटरी होती है उसमें अंदर केमिकल रिएक्शन तो होगा, बट क्या उस केमिकल रिएक्शन से सारी की सारी एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी? नहीं, थोड़ी एनर्जी कन्वर्ट होगी, और जो कन्वर्ट होगी वही गिब्स फ्री एनर्जी होगी। डेल्टा जी डिग्री क्या है? ये स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी है। कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कंसेंट्रेशन, तो उसके लिए हम डेल्टा जी डिग्री यूज करते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशंस भी होती हैं, ठीक है जी। आर क्या है? हमारा गैस कांस्टेंट है। ये तो आपने सॉल्यूशन में चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है कि गैस कांस्टेंट, बट उसमें वैल्यू डिफरेंट थी। इसमें जो वैल्यू है वो है 8.314 जाउल्स पर केल्विन पर मोल, ठीक है जी। टी क्या है भाई? कैपिटल टी जो होता है वो टेम्परेचर होता है, और हम क्योंकि टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर पे ही मेजर करेंगे।
हमारा जो टेम्परेचर होगा वो रूम टेम्परेचर यानी 298 केल्विन होगा। क्लियर यहां तक? अब उसके बाद हमारा जो क्यू है, क्यू होता है रिएक्शन कोशेंट। ये रिएक्शन कोशेंट क्या है भाई? ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो है। आपने ये इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि रिएक्शन कोशेंट प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो होता है। क्लियर? अब जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो हमें कहां से मिलेगी? डेल्टा जी की वैल्यू होती है -NF ई सेल, और डेल्टा जी डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है -NF ई डिग्री सेल। अब दो तीन चीजें नहीं आ गई, एक N आ गया, एक F आ गया और एक ई सेल आ गया। अब और नए टर्म्स आए हैं तो हम उन्हें भी समझने की कोशिश करेंगे। N क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, या इसको हम चार्ज भी कह सकते हैं। F क्या है? F को कहते हैं फैराडे कांस्टेंट। अब फैराडे कांस्टेंट क्या होता है कि मेरे पास अगर 1 मोल चार्ज है, 1 मोल कितना होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। क्लियर? एफ की वैल्यू को हम कैलकुलेट करना देखेंगे, कैसे सीखेंगे। एफ की वैल्यू जो होती है वो चार्ज होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1 मोल की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और जो चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्स। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई आंसर आएगा 96487, जो कि राउंड फिगर करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 96500 कूलम्स के बराबर होगा। भाई एफ की वैल्यू हमने निकाल ली है, एन हमें पता चल गया। एक ये जो ई सेल और ई डिग्री सेल है ये भी बता देते हैं। ई डिग्री सेल इज द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ये मैंने पिछला टॉपिक अगर आपने पढ़ा हो, मेरी पिछली वीडियो देखी हो, तो उसको आपको पता चल जाएगा कि ई डिग्री सेल क्या होता है। अगला जो हमारा है ई सेल। ई सेल क्या होता है? ये ईएमएफ ऑफ द सेल होता है एट एनी कंसेंट्रेशन। याद रखिए कि ई डिग्री सेल जो है वो सेल पोटेंशियल है कब? जब कंसेंट्रेशन होगी 1 m, और ई सेल क्या होगा? किसी भी कंसेंट्रेशन पे ईएमएफ। तो हम नेक्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल क्यों करने वाले हैं? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो होता है वो 1 m कंसेंट्रेशन पे मेजर किया जाता है। अगर मैं इस कंसेंट्रेशन को चेंज कर दूं तो सेल पोटेंशियल भी तो चेंज होगा। अब वो नया सेल पोटेंशियल कितना होगा, उसी इक्वेशन को हम नेक्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, अब इसमें इन दोनों इक्वेशंस की वैल्यू को फिल करने वाले हैं। ये जो इक्वेशन है इसकी वैल्यू को फिल करेंगे। चलिए फिल करते हैं। क्या होगा? -NF ई सेल इज इक्वल टू -NF ई डिग्री सेल प्लस RT नेचुरल लॉग Q। यहां तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि मैंने सिर्फ वैल्यू फिल किया और कुछ नहीं किया। अब एक काम करते हैं कि माइनस का साइन ना सारा का सारा जो है वो कॉमन निकाल लेते हैं। इधर भी माइनस है, इधर से माइनस रिमूव होगा तो इधर प्लस माइनस बन जाएगा। तो ये है NFE सेल इज इक्वल टू NFE डिग्री सेल माइनस RT स्मॉल लॉग Q। ठीक है जी। अब हम एक काम करते हैं, NF को कॉमन निकाल लेते हैं। इसमें NF है, रिमूव हो जाएगा, इसमें NF है, वो रिमूव हो जाएगा, पर RT वाली साइड पे तो NF है ही नहीं। हम क्या करेंगे, RT वाली साइड पे NF जो है वो नीचे लगा देंगे ताकि कॉमन निकल आए। तो हम यहाँ पे लगाया ई सेल, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि NF को उधर ले जाओ तो इसके साथ तो वो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। NF ई डिग्री सेल अपॉन NF, और इधर क्या होगा, -RT अपॉन NF लॉग Q। यहां तक क्लियर? NF के साथ NF कट गया, ये बन गया जी ई सेल इज इक्वल टू ई डिग्री सेल -RT अपॉन NF नेचुरल लॉग Q। अब हम पता क्या काम करेंगे कि इन सब की वैल्यूज, R की वैल्यू जो थी वो 8.314 थी,
टेम्परेचर था 298 केल्विन। एन की वैल्यू तो हर के लिए अलग अलग होगी, एफ की वैल्यू भी फिल करेंगे, फिर हम नस्ट इक्वेशन बनाएंगे। यहां तक क्लियर है बच्चों? अगर यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, कमेंट करके बताओ सर हमें यहां तक नहीं समझ लगा, दोबारा समझा दो, मैं अगली वीडियो बनाऊंगा उसके लिए। ठीक है, मुझे ये रब करना पड़ेगा। मैं ये वाली जो वैल्यू है ना इसको उठाता हूं और अगली नेक्स्ट स्क्रीन पर लेकर जाता हूं, मुझे यहां से आगे जाना पड़ेगा। मैं यहां पे लिख देता हूं ई सेल इज इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ स्मॉल लॉग क्यू। अब हम काम करते हैं कि सारी की सारी वैल्यूज को फिल कर देते हैं। आर की वैल्यू थी 8.314, ठीक है जी, चलो फिल करते हैं। -8.314 मल्टीप्लाई 298, नीचे था n मल्टीप्लाई 96500। अब एक और चीज कि ये जो नेचुरल लॉग है इसको बड़े लॉग में यानी कि बेस 10 लॉग में अगर कन्वर्ट करना हो तो हम इसको 2.303 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये हो गया जी बड़ा लॉग, बेस 10 वाला लॉग, ये सारा हो गया। अब हम क्या करने वाले, सभी कैलकुलेशन, मैंने इनकी कैलकुलेशन की और मेरे पास जो इसका आंसर आया वो आया 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू। यहां मुझे इस क्यू की वैल्यू निकालनी है। क्यू की वैल्यू को मैं कैसे निकाल, रिएक्शन है कि जिंक और कॉपर 2 पॉजिटिव, बच्चा आपस में रिएक्शन करके जिंक 2 पॉजिटिव और कॉपर बनाते हैं। ये तो आपको पता है कि ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब इसमें प्रोडक्ट क्या है, जिंक 2 पॉजिटिव है और कॉपर है, और ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है। तो क्यों, यानी कि रिएक्शन कोएफिशिएंट किसके इक्वल होता है, जो भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी, फॉर एग्जांपल जिंक 2 पॉजिटिव है और दूसरा प्रोडक्ट क्या है, कॉपर है, नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी, एक रिएक्टेंट है जिंक और दूसरा है कॉपर 2 पॉजिटिव। क्लियर? अब मान लीजिए कि यहां पे ना एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि जो मेटल प्योर फॉर्म में होगा उसका हम कंसंट्रेशन 1 मानेंगे, यानी कि यूनिटी मानेंगे। तो क्या वो किसके इक्वल होगा, जिंक 2 पॉजिटिव, क्योंकि कॉपर की वैल्यू 1 मान ली गई है, और नीचे सिर्फ और सिर्फ कॉपर 2 पॉजिटिव आएगा क्योंकि हमने जिंक की वैल्यू को भी 1 मान लिया है। अब देखो इसमें जब हम वैल्यू फिल करेंगे तो आएगा ई सेल इज इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग, ऊपर जिंक 2 पॉजिटिव आएगा और नीचे कॉपर 2 पॉजिटिव आएगा। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि यहां पे जो वैल्यू है, जिंक के ऊपर जो चार्ज है वो 2 पॉजिटिव है और कॉपर के ऊपर भी 2 पॉजिटिव है। अगर आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड यानी एन की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है तो आप एक काम करिए कि जितना भी ऊपर और नीचे चार्ज है उसका एलसीएम कर लो। क्या करोगे आप, एलसीएम करोगे, और 2 और 2 का एलसीएम होता है 2, तो एन की वैल्यू हो गई 2। तो ये हो गया जी हमारी इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग, ऊपर आ जाएगा जिंक 2 पॉजिटिव और नीचे आ जाएगा कॉपर 2 पॉजिटिव। क्लियर बेटा? ये है हमारी नस्ट इक्वेशन जो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेगी। अब एक जनरल रिएक्शन में लिख देता हूं नस्ट इक्वेशन की, वो कैसे, ई सेल इज इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग, ऊपर देखिए जी यहां पे जो जिंक 2 पॉजिटिव है ये एनोड साइड पे था और जो कॉपर 2 पॉजिटिव था वो कैथोड साइड में था। इसका मतलब है ऊपर जो कंसंट्रेशन आएगी वह एनोड वाले आयंस की आएगी और नीचे जो कंसंट्रेशन आएगी वो कैथोड वाले आयंस की आएगी। तो इस तरह से मेरी एक जनरल इक्वेशन बन गई नस्ट इक्वेशन। ये तो था सेल पोटेंशियल मेजर करने का तरीका किसी भी कंसंट्रेशन पे जब आपके पास स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दिया हुआ है। अगर मैं चाहूं कि इसमें मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है तो फिर उसके लिए क्या करें, इसको बेटा अभी नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अभी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने वाले हैं।
देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मान लीजिए कि m मेरे पास जो मेटल है उसके आयंस हैं Mn पॉजिटिव। अब ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर गेन करेंगे तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा मेटल जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा। अब यहां पे मेरे पास ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, तो मुझे इसका रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है। तो जो किसके इक्वल होगा, इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा -0.059 अपॉन n। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। ऊपर मेटल जो है वो सॉलिड फॉर्म में आएगा और नीचे जो है वो आयंस की फॉर्म में उसकी कंसेंट्रेशन आएगी। अब मेटल क्योंकि सॉलिड है और प्योर फॉर्म में है, तो हम इसकी कंसेंट्रेशन को यूनिटी यानी कि 1 मान लेते हैं। तो यहां पे आएगा ये चीज -0.059 अपॉन n log 1 अपॉन mn पॉजिटिव। एक एग्जाम्पल लेते हैं फॉर जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव राइज टू जिंक। ये मेरे पास रिडक्शन हो गई। अब क्योंकि रिडक्शन हुई है तो रिडक्शन पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो लिखा जाएगा वो होगा जिंक 2 पॉजिटिव स्लैश जिंक इज इक्वल टू ई डिग्री Zn2 पॉजिटिव स्लैश Zn -0.059 अपॉन 2 log 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव। यहां तक क्लियर बच्चा? यहां तक क्लियर है? तो अब अगर आपको कोई सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है तो आप कैसे उसको नस्ट इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, हम वो पढ़ेंगे। पहले तो जो लिखा है इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आगे चल पाऊं। चलो जी, ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं। मान लीजिए कि इक्वेशन दी हुई है ये जिंक स्लैश जिंक 2 पॉजिटिव डबल स्लैश यहां पे ना 1m या 0.1 m कुछ भी लिखा हुआ है, कंसेंट्रेशन लिखी हुई है। कॉपर 2 पॉजिटिव, यहां पे 0.01 m लिखा हुआ है, आगे कॉपर लिखा हुआ है। क्लियर है सबको? हाँ, थोड़ा सा ऊपर चला गया, मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं। अब ठीक है, ओके, अब ठीक है। ये जो इक्वेशन दी हुई है ना, यहां पे याद रखना ये ए बी सी दी होती है। ए का मतलब होता है एनोड, बी का मतलब है ब्रिज और सी का मतलब है कैथोड। एनोड की रिएक्शन, ब्रिज और कैथोड की रिएक्शन। आपको पता ना एनोड कहां आएगा, ऊपर आएगा, और कैथोड कहां आएगा, नीचे आएगा। तो मैंने यहां पे ई सेल जब निकालना है सेल पोटेंशियल, वो किसके इक्वल होगा, ई डिग्री सेल -0.059 और यहां पे कितना आएगा 2। अब यहां पे देख लो कि ई डिग्री सेल मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है 1.1 वोल्ट। ध्यान रखिए ये 1.1 वोल्ट मुझे दिया हुआ है। अब मैं क्या करने वाला हूं, लॉग ऊपर एनोड के आयंस और नीचे कैथोड के आयंस लिख दिए जाएंगे। ठीक है, अब वैल्यूज सारी की सारी फिल कर दो तो मुझे ई सेल मिलेगा। ई डिग्री सेल की वैल्यू है 1.1 -0.059 अपॉन 2 लॉग जिंक 2 पॉजिटिव आयंस की कंसेंट्रेशन जो है वो 0.1 है और कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस की कंसेंट्रेशन जो है वो 0.01 है। क्या दोनों को डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा, वो आएगा 10। तो 1.1 मल्टीप्लाई 0.059 अपॉन 2 log 10 और log 10 की वैल्यू होती है 1। तो 1.1 माइनस 0.0295 ये कहां से आया, ये 0.059 को डिवाइड किया 2 से, और log 10 की वैल्यू क्योंकि 1 होती है तो हमने उसको एज इट इज लिख दिया। अब 1.1 में से 0.0295 आप ये आंसर खुद निकालो और मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताओ क्या आएगा। 1.1 में से 0.0295 माइनस करो और कमेंट में मुझे आंसर लिखना, सर ये जो फर्स्ट न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करवाया था उसका आंसर ये है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था रियल लाइफ एप्लीकेशंस सभी की, कि पीएच कैसे मेजर होता है, जो बैटरी है वो क्यों डेड होती है। देखो जी, बैटरी जब डेड होती है तो सेल पोटेंशियल 0 होता है, ई सेल 0 होता है और कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। जब रिएक्शन कोई नहीं हो रही होती, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा होता, तब उसका जो वैल्यू होती है वो इक्विलिब्रियम होती है, यानी कि स्टेट जो आ चुकी है वो इक्विलिब्रियम स्टेट आ चुकी है। क्लियर है? और इक्विलिब्रियम स्टेट पे आप लोगों को पता है, थर्मोडायनेमिक्स पे पढ़ा था कि क्यू किसके इक्वल होता है, केसी पे। एट इक्विलिब्रियम क्यू किसके इक्वल होगा, केसी पे।
और ई सेल किसके इक्वल होगा, 0 वोल्ट के। आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको बता दूं कि ई सेल 0 हो सकता है, ई डिग्री सेल में भी 0 जब आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल यूज करेंगे, वैसे नहीं। ठीक है, आप इसकी वैल्यूज फिल करते हैं इसी में, ई सेल इज इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग के सी। अब ई सेल की वैल्यू कितनी हो गई है, 0। ठीक है जी, और यहाँ पे क्यू की जगह पे, यहाँ पे पहले मैं क्यू लिख देता हूँ, उसके बाद अगले स्टेप पे किसी लिखेंगे। ए डिग्री सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग के सी। तो लॉग के सी किसके इक्वल हो गया बच्चों, बच्चों बताओ लॉग के सी हो गया किसके इक्वल। अच्छा, यहाँ पे 0.059 भी साथ में है और एन है, ये ई डिग्री सेल दूसरी साइड पे चला गया। अब लॉग के सी के साथ जो 0.059 अपॉन एन है इसको भी दूसरी साइड पे ले जाओ। लॉग के सी इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई ई डिग्री सेल अपॉन 0.059। तो के सी किसके इक्वल होगा, एंटी लॉग। लॉग का लॉग इधर था दूसरी साइड पे चला गया तो ये हो गया एंटी लॉग, एन इंटू ई डिग्री सेल अपॉन 0.059। ये मेरे पास दूसरा फॉर्मूला आ गया न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे ई सेल की वैल्यू 0 होती है और रिएक्शन कोएफिशिएंट जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होता है। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर है। अब मैंने आपको एक और चीज पूछी थी कि पीएच जो डिजिटल मीटर होता है वो हाइड्रोजन आयंस की कंसेंट्रेशन से पीएच कैसे निकाल लेता है, वो भी बताता हूं मैं आपको। वो ऐसे है कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, तो ये किसके इक्वल होगा, ई डिग्री एच पॉजिटिव स्लैश H2 माइनस 0.059 अपॉन 1 लॉग 1 अपॉन H पॉजिटिव आयंस की कंसेंट्रेशन। यहां तक क्लियर है। अब ई डिग्री एच पॉजिटिव की वैल्यू कितनी होती है, 0। अगर आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल है इसका, अब डिजिटल मीटर क्या करता है, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल को मेजर कर लेता है। ठीक है जी, 0.059 लॉग 1 अपॉन H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन, नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयंस की कंसेंट्रेशन। हाइड्रोजन आयंस की कंसेंट्रेशन नीचे है, जब ये ऊपर चली जाएगी तो चेंज हो जाएगी। ठीक है जी, मेरे पास नीचे मान लीजिए कि 10 की पावर 10 था या 10 की पावर 3 थी हाइड्रोजन आयंस की कंसेंट्रेशन। लीजिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि ई डिग्री एच, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक होगी, मैंने डिग्री डाल दिया यहाँ पे, H पॉजिटिव स्लैश H2 माइनस इज इक्वल टू माइनस 0.059 इंटू लॉग। अब देखिए लॉग जो है H पॉजिटिव आयंस की कंसेंट्रेशन, मान लीजिए कि मैंने 10 की पावर 3 थी, उधर जाके 10 की पावर -3 हो गई। ठीक है जी, इस तरह से मैं जो वैल्यू है वो निकाल सकता। क्लियर है, यहां से इस तरह से वैल्यू निकाली जा सकती है, समझ गए। अब मैंने आपको तीसरा क्वेश्चन भी एक और पूछा था कि क्या नस्ट इक्वेशन से हम अपने जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। डेफिनेटली निकाल सकते हैं। सेल के अंदर जो सेल पोटेंशियल होता है वो Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव आयंस की वजह से होता है। अगर इनकी कंसेंट्रेशन पता चल जाए तो आप सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अब ये तो हो गया कॉन्सेप्ट सारा का सारा, इसके अलावा मार्क्स भी तो चाहिए आपको, दोनों चीजें चाहिए थी। अब मार्क्स के लिए हमें जाना पड़ेगा कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, तो मैं अब आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करवाने वाला हूं। अभी यहां तक तो आप आ चुके हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि अब तक आप यहां पर पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो करवाने वाला हूं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मिस मत करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको करवाने वाला हूं, तो ध्यान से समझिए। ठीक, हाँ, तो ये हमने 3 चीजें पढ़ी, नस्ट इक्वेशन, गिब्स एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, 3 टॉपिक्स हमने पढ़े। अब चलते हैं आगे। हाँ, ये बताओ कि डेल्टा जी जो है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या होता है, क्या होता है, नेगेटिव होता है। ई डिग्री सेल हमेशा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए पॉजिटिव होता है। आप मुझे कमेंट में इसका सही ऑप्शन चुन के बताएंगे कि डेल्टा जी अगर नेगेटिव होता है, ई डिग्री सेल अगर पॉजिटिव होता है, तो इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा ऑप्शन आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन ये है हमारा कि यहाँ पे सिल्वर का भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है और आयरन का भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, तो हमें इससे ई सेल निकालना है, यानी ई डिग्री सेल निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, ई डिग्री सेल जो होगा, ई डिग्री सेल इज इक्वल टू, हाँ, ये जो ऊपर वाला है 0.80 माइनस 0.44,
अब 0.80 में 0.44 आप प्लस कर दो तो मेरे पास आता है 1.24 मोल्ट, वो भी पॉजिटिव का। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर? चले आगे। ओके, नेक्स्ट, ईएमएफ ऑफ द सेल एट 298 केल्विन। ये मैं आपको देता हूं वर्कशीट आप लोगों के लिए, आप इस न्यूमेरिकल को लिख लो, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे पॉज करके लिख लो, बट ये जो न्यूमेरिकल है ना, ये आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर भी मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर वाकई में आप फीलिंग करके इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे साथ साथ आप पढ़ेंगे, नोटबुक पे इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे। चलिए, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद अब हम नेक्स्ट चीज जगह पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा ये, इसमें जी डेल्टा जी डिग्री निकालना है। तो फार्मूला क्या था, याद है आपको? डेल्टा जी डिग्री किसके इक्वल था? माइनस एन एफ ई डिग्री सेल के। सबसे पहले तो एन निकालोगे। एन कैसे आएगा? जो चार्जेस हैं उस पे एलसीएम। जिंक पे 2 पॉजिटिव है, कैडमियम पे 2 पॉजिटिव है, एलसीएम करोगे 2 आएगा। एफ की वैल्यू होगी 96500 और ई डिग्री सेल की वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे जिंक की वैल्यू भी दी है और कैडमियम की भी दी है। ये एनोड है, ये कैथोड है, कैथोड में से एनोड माइनस करोगे तो क्या आएगा? 0.40 माइनस, फिर माइनस होगा माइनस 0.76, 0.4 प्लस 0.76, ये आएगा 1.16 वोल्ट। अब इन सभी की वैल्यूज इसमें फिल कर दो। डेल्टा जी डिग्री होगा किसके इक्वल? -2 मल्टीप्लाई 96500 मल्टीप्लाई 1.16। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे आप लोग और इसका आंसर एग्जैक्ट जो आएगा वो मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। टाइम स्टैंप लगा के क्वेश्चन बता के 4th क्वेश्चन है, ये उसका आंसर है। सर हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है। चले आगे नेक्स्ट। चलो, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको नस्ट इक्वेशन लिखो, इसकी नस्ट इक्वेशन लिखो, फिर ये आगे क्वेश्चन करवाता हूं मैं। पहले तो नस्ट इक्वेशन लिखेंगे। नस्ट इक्वेशन कैसे आएगी? ई सेल इज इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस 0.059 और देखो 2 पॉजिटिव, एलसीएम करके 2 आ गया, लॉग ऊपर क्या आएगा? जो होगा प्रोडक्ट में जिंक 2 पॉजिटिव है, ये ऊपर आएगा और कॉपर 2 पॉजिटिव नीचे आएगा। ये आ गया आंसर। How will the E cell be affected when concentration of copper 2 positive ions increased? यहाँ पे देखिए copper 2 positive ions नीचे है, तो इनके बढ़ने से E सेल की वैल्यू जो है वो कम होनी चाहिए, बट यहाँ पे आगे माइनस का साइन है। अब ये माइनस जो है वो इसको नेगेटिव कर देगा, यानी कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो E सेल की वैल्यू बढ़ेगी। कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस की कंसेंट्रेशन को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो E सेल की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। अब जिंक 2 पॉजिटिव आयंस की जो वैल्यू है वो अगर बढ़ेगी तो ई सेल की वैल्यू कम हो जाएगी। यहां तक क्लियर है? और सॉरी, ई सेल की वैल्यू कम होगी, क्या क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7th क्वेश्चन है, गिव द सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन लिखो बच्चा। सेल रिप्रेजेंटेशन ऐसे है कि जो प्रोडक्ट में आयन बना है वो एनोड है और जिसकी रिडक्शन हुई है वो कैथोड है। तो यहां पे पहले Mg लिखोगे S, फिर Mg2 पॉजिटिव AQ, फिर डबल, फिर कैथोड लिखेंगे, ABC लिखनी है ना, तो फिर AQ और उसके बाद Eg। आल्सो राइट द नस्ट इक्वेशन फॉर द नस्ट इक्वेशन आप खुद लिखोगे, ठीक है? मैंने यहां तक करवा दिया आप लोगों को, कुछ आप खुद भी काम करेंगे। तो मुझे ये बताओ n की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +2 है, तो एलसीएम निकालने के बाद ये होगा 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। यहाँ पे आपको ईएमएफ ऑफ द सेल कैलकुलेट करना है। ये न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है? सॉल्व करते हैं। क्या आएगा भाई? यहाँ पे नस्ट इक्वेशन लिखनी है पहले। ई सेल इज इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस 0.059 अपॉन, अब देखिए यहाँ पे एलसीएम निकालना, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +2 है, तो एलसीएम निकालोगे होगा 6 लॉग अनोड पहले लिखा जाएगा, यानी Al3 पॉजिटिव ऊपर लिखा जाएगा और Ni2 पॉजिटिव नीचे लिखा जाएगा। और याद रखिए कि ऊपर 3 पॉजिटिव है, नीचे 2 पॉजिटिव है, यानी कि इसको भी चार्ज को बैलेंस करना होगा। 3 को मल्टीप्लाई करना होगा 2 से और 2 को मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, तभी होगा। अब ये इक्वेशन बन गई। अब पहले ई डिग्री सेल निकालिए। ई डिग्री सेल कैसे निकालोगे?
इन दोनों की वैल्यूज दी हुई है। निकल जो है वो कैथोड है, -0.25 है, और कैथोड जो एनोड है वो कितना है, -1.66। दोनों को कैलकुलेशन करो, -0.25 प्लस 1.66 कितना आएगा अभी? 1.66 में से 0.25 माइनस करो, कितना हो गया? 1.6 में से 2/4 और 6 में से 5/1, 1.141 वोल्ट हो गया। तो ई सेल की वैल्यू होगी 1.41 माइनस 0.059 को डिवाइड कर दो 6 से, तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.01 आंसर आएगा। लॉग एल्यूमिनियम आयंस की कंसेंट्रेशन ये दी हुई है 0.001 का स्क्वायर अपॉन एल्यूमिनियम की जो निकल की कंसेंट्रेशन है वो दी हुई है 0.1, और इसका करने वाले हो आप क्यूब। ई सेल इज इक्वल टू 1.41 माइनस 0.01। अब लॉग की वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है, 10 की पावर -3 के ऊपर 2 है तो ये हो जाएगा 10 की पावर -6। नीचे 0.1 है यानी कि 10 की पावर -1 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 10 की पावर -3। ये हो गया जी 1.41 माइनस 0.01 लॉग 10 की पावर हो जाएगी 3। लॉग 10 की पावर 3 जो होती है वो 3 होती है, तो 1.41 माइनस 0.03, तो इसको माइनस कर लो आप, आंसर आ जाएगा आप लोगों का। नहीं सॉरी, यहाँ पे -3 आएगा, यहाँ पे प्लस होगा, तो ये होगा 1.44 वोल्ट आंसर आप लोगों का। क्लियर है? यहाँ तक अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस को देखा है तो इसका मतलब है कि आप लोगों को मेरी वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, काफ़ी अच्छी लगी। आपको लगता है कि मुझे केमिस्ट्री को, मुझे क्लास 12th को सीरियसली लेना चाहिए, तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अब ये जो वीडियो है आगे दूसरे फ्रेंड्स को भी शेयर करो। थैंक यू वेरी